अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल ख़ज़ा की आखिरी शाम, राइटर नाहिद चौधरी। दिनों का तसलसल किसी के जाने से नहीं टूटता। आसिफ चचा को फोत हुए कई महीने गुजर चुके थे। सिकंदर इन लोगों से इनकी ज़रूरियात पूछते रहते। जहरा काफ़ी आगे का सोच रही थी। फिलहाल तो बैंक में जो रकम मौजूद थी वो चल जाती, लेकिन कब तक? बैठे बैठे तो करोड़ का खजाना भी खाली हो जाता। आसिफ चाचा के मामलात दूसरों से अपनी कंपनी से कैसे थे इन दोनों को भला क्या खबर हो सकती थी? वो मीरा के मना करने के बावजूद ना चाहते हुए भी सिकंदर साहब की पेशकश कबूल कर लेती कि इज्जत की रोटी सिर्फ घर बैठे ही मिल सकती है। अलबत्ता मीरा का ज़मीर इसे मलामत करता रहता। अब इसने फरहीन से मिलना बहुत कम कर दिया था। वही इसके पास आ जाती। इसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि ज़िंदगी में इतनी बेबस हो जाएगी। तब इसने अपनी तलीम का सिलसिला दोबारा जोड़ने का इरादा कर लिया। इसे शुरू से ही इंजीनियरिंग पढ़ने का शौक था और इसकी एफएससी में फर्स्ट पोजीशन आई थी, इसलिए इसे फरहीन की मदद की ज़रूरत थी। गर्मियों की उदास सी शाम में वो काफ़ी अरसे के बाद फरहीन के पास चली आई। फरहीन लॉन में ही पौधों को पानी लगा रही थी। अरे मीरू, आज कैसे बोल पड़ी? इसे अचानक देखकर वो खुशी से चिल्ला उठी तो मीरा इसकी मोहब्बत में मुस्कुरा कर रह गई। एक काम था, मीरा ने न चाहते हुए भी कह दिया। जल्दी से बताओ। फरहीन ने इसका हाथ पकड़कर घास पर बैठते हुए खुशदिली से कहा। एनईडी में एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं? मीरा ने घास पर हाथ फेरते हुए पूछा। ओह, ये तो किसी से पूछना पड़ेगा। तारिक भाई, हाँ ये ठीक है, हम लोग इनसे पूछते हैं। वो भी तो इंजीनियरिंग के फाइनल में है। फरहीन इस ख्याल पे खुशी से खड़ी हो गई। आओ मेरे साथ, अभी इन्हें फ़ोन करके मालूम कर लेते हैं। फरहीन ने हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम खुद मालूम कर आओ, मैं भला क्या करूँगी? मीरा ने तायम्मा के ख्याल से इनकार कर दिया। वो इन लोगों से हमेशा लिए दिए अंदाज में मिलती थी। कभी खुद मुखातिब करने की कोशिश न करती, ना ही इनके कामों में दखल अंदाजी करती। आओ बीना, खुद ही पूछ लेना, मुझे पढ़े लिखे मामलात में बोलना नहीं आता। फरहीन ने मुंह बनाकर कहा तो मीरा को उठना ही पड़ा। वो लोग लाउंज में आई तो हमीदा बेगम पहले से ही फ़ोन पर मसरूफ़ थी। फ़ोन असद का था और वो खासी नाराज़ लग रही थी। जब तुम आओगे तो फिर तुमसे तफसीली बात करूंगी। खुदा हाफिज़, उन्होंने संजीदगी से कहते हुए रिसीवर रख दिया और मीरा के सलाम का जवाब सर के इशारे से देती हुई बाहर निकल गई। हैरत है, असद भाई ने अम्मी से क्या कह दिया? मुझसे ही बात करवा देती। फरहीन ने उलझन से कहते हुए तारिक के नंबर मिलाया। मीरा यूं लाताल्लुक बैठी थी जैसे इसका किसी मसले से कोई वास्ता ना हो। वो अपने पाँव के नाखूनों का जायजा ले रही थी कि फरहीन ने रिसीवर्स की जानिब बढ़ा दिया। लो तुम खुद बात करो। इसने कुफत से पहले फरहीन को फिर फ़ोन को गुड़ा। इसका दिल चाहा उठकर भाग जाए, लेकिन फिर अपनी खुदगर्जी पे शर्मिंदा होकर रिसीवर पकड़ लिया कि वो नंबर इसी की खातिर मिलाया गया था। हेलो जी, मीरा बोल रही हूँ। इसकी समझ में ना आया कि क्या बात करे, खुद को तैयार ही ना किया था। फिर वो पूरी तवज्जो से दूसरी तरफ की बात सुनने लगी। ओके जी, शुक्रिया। बिला आखिर इसने रिसीवर रख दिया। क्या कह रहे थे? फरहीन ने बड़े इश्तियाक से पूछा। कल शाम शेल्टर में चाय की दावत दी है। मीरा ने ज़िंदगी में पहली मरतबा शोख अंदाज में जवाब दिया तो फरहीन हैरत से उछल पड़ी। ईमान से मीरो, तुम इस अंदाज में कितनी अच्छी लगती हो। बस तुम ऐसी ही हंसती रहा करो। फरहीन ने इसका हाथ पकड़ते हुए मोहब्बत से कहा। तुम्हारा साथ रहा तो इंशाल्लाह ऐसे ही रहूंगी। मीरा ने जवाबन इसका हाथ खलूस से दबाते हुए कहा। साथ तो मैं अब तुम्हारा कभी भी ना छोड़ूं। अच्छा ये बताओ, एडमिशन कब से स्टार्ट हो रही हैं? फरहीन ने एकदम ही अपना इरादा बदलकर सवाल कर डाला। तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद। अच्छा, अब मैं चलूँ, काफ़ी देर हो गई है। मीरा फ़ौरन उठ गई, यानी मतलब निकलते ही फरहीन ने मसनूई खफगी से गुड़ा। दुनिया मतलब की है फरी। मीरा बेदिली से कहती हुई बाहर निकल गई। ये तो बताओ तारिक भाई ने और क्या कहा? फरी इसके पीछे लपकी। कह रहे थे जब एडमिशन होंगे तो वह सब कुछ करवा देंगे। मीरा ने संजीदगी से कहा। बरामदे में हमीदा बेगम पहले से मौजूद थी। तारिक का नाम सुनकर इनके कान खड़े हो गए थे। फरहीन मीरा को रुखसत करके आई तो इसके इंतजार में बैठी थी। यहाँ क्यों बैठी हैं अम्मी जी? फरहीन इनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। मीरा ने तारिक को फ़ोन क्यों किया था? इनके सपाट लहजे में ऐसी ही कोई बात थी कि फरहीन ने चौंक कर इनका चेहरा देखने लगी। ये कोई बुरी बात तो नहीं। इसको माँ का शक बड़ा अंदाज बिल्कुल पसंद ना आया तो नाराज से लहजे में गोया हुई। फरी, मैं पूछ रही हूँ। हमीदा बेगम ने सख्ती से दोबारा पूछा। अम्मी, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है, इसलिए मैंने ही तारिक भाई से बात करने का मशवरा दिया था। आप भला किस अंदाज में सोच रही हैं? फरहीन ने एक सांस में कह दिया। आइंदा इसे तारिक को फ़ोन करने का मशवरा मत देना। वो सख्ती से कहती हुई अंदर चली गई तो फरहीन सर थाम कर बैठ गई। सब घर वाले ढेरों सवाल कर रहे थे। अभी एक का जवाब ना दे पाता कि दूसरा चला आता। आखिर काफ़ी देर के बाद सबकी तसल्ली हुई तो इसे अपने कमरे में जाने की इजाज़त मिली। नहाने के बाद फ्रेश होकर बेखबर सो गया। अभी इसे सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी। कम से कम इसे तो यही लगा था कि जैसे अभी आंख लगी हो। कमरे में जैसे बंचाल आया हुआ था। थोड़ी आंखें खोलकर देखा तो लग ही नहीं रहा था कि ये वही कमरा है जो सोने से पहले था। तीनों यानी राहील, सना और लैला सारी चीज़ें उल्ट पुल्ट करके न जाने क्या ढूंढ रहे थे। क्या आफत आ गई है? बंद करो ये तूफानी बदतमीजी। कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो? आजिब आंखें मलता हुआ दारा। ये इन दोनों को ही खुशफहमी है, वरना मुझे यकीन है कि तुम इतने अच्छे नहीं हो सकते। लैला थक कर कुर्सी पर बैठती हुई बोली कि तुम लोगों को यकीन है कि अल्हाम इस सदी में भी होता है।
लेकिन बाई गॉड मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, क्योंकि मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आजिब तीनों की तरफ देखता हुआ जिद होकर बोला, ये लोग अपने तोहफे ढूंढ रहे हैं। लैला ने ये लोग पे जोर देकर कहा। और तुम? आजिब ने इसे देखा। मैं इनकी मदद कर रही थी। लैला नजर चुरा गई। चलो भी मान लो कि लैला की राय मेरे बारे में दुरुस्त है। आजिब ने सना और रहील की तरफ मुस्कुरा कर देखा। नामुमकिन, मैं हरगिज नहीं मान सकती कि मेरे आजिब भाई खाली हाथ आए हों। सना बड़े लाड से बोली, ओ ना हो सपोनी। लैला बुड़बड़ाई, देखो बहन को कितना दुरुस्त मान होता है भाइयों पे, जिसे मेरे जैसे भाई पूरा करते हैं। आजिब ने मेरे पे जोर दिया तो रहील ने हवा में मुक्का लहराया। ये लो सनी, चाबी और लाकर में से वो पैकेट निकाल लो। आजिब ने लैला को जताते हुए चाबी सना की तरफ बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो खूबसूरत तोहफे इनके तरफ बिखरे हुए थे। और थैंक यू सो मच आजिब। खजल सी लैला ने इसकी तरफ देखा। भाई तुम लोगों के बगैर कोई खुशी मुकम्मल नहीं हो सकती। आजिब सना के खिले खिले चेहरे की तरफ देखता हुआ मुस्कुराया। अब मैं भी तुम लोगों के लिए गिफ्ट लाऊंगा। रहील को भी जोश आ गया। जी, हमें आपके मर्दों की बची कुची बाजू और टांगे नहीं चाहिए। सना नाक सिकुड़कर बोली तो आजिब और रहील जोर से हंस पड़ी। जी, हमें आपके मुर्दों की बची कुची बाजू और टांगे नहीं चाहिए। सना नाक सिकुड़कर बोली तो आजिब और रहील जोर से हंस पड़े। आजिब को ज्यादा दिन इंतजार की कुफियत नहीं उठाना पड़ी और वो दिन भी आ गया जिसका आजिब से ज्यादा इसके डैडी को इंतजार था। डैडी, अब तो आप खुश हैं ना? आजिम ने मसरूर से एजाज साहब की तरफ देखा। आज मेरी दरीना ख्वाहिश पूरी हुई है, इसलिए कि मैं भी इस कागज़ के पुर्जे के हसूल में नाकाम रहा था। एजाज साहब अपॉइंटमेंट लेटर को तह करते हुए खुशी से बोले। आज अब मगन मगन अपनी तैयारियां कर रहा था ककोल जाने के लिए। रहील और सना भी उदास से इसकी मदद कर रहे थे। इसके जाने में एक दिन बाकी था कि हमाद आला तलीमी डिग्री के साथ ही एक अदद नाजुक अंदाम बेगम के साथ चला आया तो पल भर के लिए कोई भी अपनी जगह से हरकत न कर सका। फिर आखिर हमाद ही खज्जल सा आगे बढ़ा। मम्मी, ये बीना है, आपकी बहू। हमाद ने रुक रुक कर तारुफ करवाया तो समीना बेगम एक नज़र शोहर की तरफ देखती हुई आहिस्ता से आगे बढ़ी और क्यूट सी बीना को साल लगा लिया। एजाज साहब ने भी हाथ इसके सर पे रखा और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गए तो हमाद चोर सा बन गया। ऐसे में आजिब आगे बढ़ा। भाभी मुझसे मिलिए, मैं हूँ आपका सबसे छोटा और आखिरी देवर। लेकिन नहीं, अभी एक रहता है, राहील मेरा दोस्त। आजिब ने बेतकल्फी से कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया तो बीना ने मुस्कुराते हुए छोटा सा हाथ आजिब के मजबूत हाथ में दे दिया। आइए, मैं आपको सारे घर की सैर कराऊं। आजिब इसे लेकर बाहर निकल गया तो हमाद ने दिल ही दिल में आजिब का शुक्रिया अदा किया। हमाद माँ को लेकर एजाज साहब के कमरे में आ गया। वो अपने स्पेल पे माजरत करना चाह रहा था। आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। एजाज साहब इसकी तरफ देखे बगैर संजीदगी से बोले तो हमाद ने बेबसी से माँ की तरफ देखा तो वो भी सर खिलाकर रह गई। आई एम सॉरी डैडी। हमाद खजालत भरे लहजे में इस कदर शर्मिंदगी का इजहार कर सका। देखो माई सन, अव्वल तो कभी ऐसा काम ना किया करो जिस पे बाद में शर्मिंदगी का इजहार करना पड़े। अगर वो काम कर लो तो अपने फैसले पे शर्मिंदा मत हो, इस पे मजबूती से कायम रहो। एजाज साहब हाथ उठाकर संजीदगी से बोले तो हमाद पहलू बदल कर रह गया। आप मुझसे नाराज तो नहीं? इसने झिझक कर पूछा। अब किसी जज्बे के इजहार का वक्त नहीं रहा। तुमने जो भी किया दुरुस्त किया। अब तुम भी जाओ। समीना, अपनी बहू के इस्तकबाल के लिए कुछ तो एहतमाम करो। न जाने उन्होंने किस अंदाज में कहा था, तंजिया या। समीना बेगम और हमाद यही फैसला करते हुए बाहर निकल आए। समीना बेगम किचन में चली आई जहां आजिब और रहील पहले ही मौजूद थे और बीना के लिए चाय बना रहे थे। बीना किचन में रखी हुई छोटी सी डाइनिंग टेबल पे चाय के बर्तन रख रही थी। समीना बेगम को देखकर बीना के हाथ एकदम रुक गए थे। रुक क्यों गई बेटा? चाय रखो ना, सब मिलकर यहीं बैठकर पीते हैं। समीना बेगम ने मुस्कुरा कर कहा तो बीना भी मुस्कुरा दी और हमाद हल्का फुल्का हो गया। थोड़ी देर बाद वो लोग बड़े खुशगवार माहौल में बातें कर रहे थे। काफ़ी दिन अजीब सी मायूसी की नज़र हो गए। नीचे का माहौल भी साजगार नहीं था। फरहीन भी ऊपर का रास्ता भूल चुकी थी। ऐसे में असद की आमद सबके लिए खुशगवार झोंकी की मानद लगी। मीरा को ना चाहते हुए भी इसका इंतजार रहा। वो जो आता तो इन लोगों के साथ हर बात में शरीक रहता था। न जाने क्यों इस मरतबा मिलना भी भूल गया। मीरा अब सिर्फ उस्मान और ज़हरा के लिए ही अपनी सोचों और आंसुओं पर बंद बांधे रखती जो ज़रा सी बात पे बहने को तैयार हो जाते। इस दिन तो गर्मी अपना पूरा जलाल दिखा रही थी। सूरज गोया आग बरसा रहा था। मीरा को उस्मान के स्कूल जाना था क्योंकि आज इसका मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा था और वो इसे आने की सख्त तकीद कर गया था। मीरा सब्ज लॉन के कपड़ों में कई बार दरवाजे के करीब आई और पलट गई। अभी तो सुबह का आगाज ही था लेकिन तपिश की वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी। इसने हैरत से पोर्च में खड़ी गाड़ी को देखा और बिलाखर जी कड़ा कर अम्मी को बताकर पर्स लिए बाहर निकल गई। 10:30 तो यहीं बज चुके थे। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई गेट से बाहर निकल गई। बस स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते बेदम हो चुकी थी। लोगों के हजूम और गर्मी ने इसे चकरा कर रख दिया था। बस आई और ख्वातीन दौड़ में इसे हरा देती। वो सदा की जंपू देखती रह जाती। तभी कोई तेजी से चलता हुआ बिल्कुल इसके करीब आकर रुक गया। इसकी परेशान नजरों में गर्मी ने पहचान की चमक उतरने ही नहीं दी। इसको बुत बने देखकर असद ने इसे पुकारा।
मीरू, गाड़ी के होते हुए बसों में धक्के खाने की क्या जरूरत है, चलो मेरे साथ। इसने कहने पर ही इक्तफा न किया, बल्कि इसका हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटने लगा। मीरा को जैसे होश आ गया। इसने घबराहट से इर्द गिर्द देखते हुए हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन असद ने इसे गाड़ी में धकेल कर ही दम लिया। तब वो भी जल्दी से आकर इसके बराबर वाली सीट में बैठ गया। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने जाने के लिए? इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए खलूस बड़ा शिकवा किया। मीरा भी अब संभल चुकी थी। इसने तिरछी नजरों से इसे देखा। मैं भला किस रिश्ते के नाते आपको जहमत देती? मीरा का लहजा अजनबी हो गया। जिस रिश्ते के नाते गाड़ी में बैठी हो, असद ने दबी दबी मुस्कुराहट से कहा। मैं खुद नहीं आई। मीरा ने गुस्से से एहतजाज किया तो असद का ऊंचा कहका गाड़ी में गूंज गया। तुम शायद नाराज हो मुझसे, अब वो संजीदगी से कह रहा था। जी नहीं, खुशफहमी है आपकी। मीरा ने झूठ बोला, जबकि वो बाकी सच कह रहा था। मीरू, मैं तुमसे कोई ताल्लुक, कोई खूबसूरत रिश्ता जो नहीं तो आया हूँ ईमान से। इतने दिनों से मैं अकेला जंग लड़ रहा हूँ। अगर महाज पे होता तो अब तक जीत गया होता। खैर, मैं मायूस नहीं हूँ। काफ़ी सारे वोट मेरी तरफ हैं। बस एक सुपर पावर ने वीटो किया हुआ है। वो सुस्त रफ्तारी से गाड़ी को ड्राइव करता हुआ बड़े धीमे सुरों में कह रहा था, जबकि मीरा की ख्वाहिश ये नहीं थी कि इसने फिलहाल इस अंदाज में सोचा ही नहीं था, बल्कि सच तो ये था कि इसने अपने बारे में नहीं सोचा था और सोचना भी नहीं चाहती थी। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मीरा ने तेजी से गुजरते हुए अनजान रास्तों को देखते हुए लापरवाही से कहा। समझ नहीं रही या समझने की कोशिश नहीं कर रही? असद ने इसकी तरफ देखते हुए गहरे लफ्जों में पूछा। जो भी समझ लीजिए। मीरा का अंदाज ही ऐसा था कि असद ने बीच सड़क में जोरदार ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी तो एक साथ कई गाड़ियों के टायर चिड़चिड़ाए। मीरा ने बेख्तियार घबरा कर इसके हाथ पे हाथ रख दिया। इसके सर्द हाथ से वो इसकी कैफियत समझ गया और गाड़ी सब रफ्तारी से दोबारा चल पड़ी। मीरा पजसी होकर दोनों हाथ गोद में रखे दरवाजे से चिपक गई। अब बताओ कहाँ जाना है? इतना वक्त ज़ाया करने के बाद वो बड़ी नाराज़गी से पूछ रहा था। स्कूल जाने का तो अब वक्त बिल्कुल नहीं रहा था। मीरा की हिम्मत ना पड़ी कुछ कहने की। मोहतरमा, मेरा पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। असद ने इसकी खामोशी पर झुंझलाकर बेरुखी से कहा तो मीरा का खून खोल कर रह गया। मैंने आपसे लिफ्ट नहीं मांगी थी। आप रोकिए गाड़ी यहीं इसी जगह। इसने तहम्मुल मिजाजी का दामन छोड़ते हुए गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में कहा तो असद को हंसी आ गई, जिसे इसने बड़ी मुश्किल से रोका और मजीद कोई बात किए बगैर गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। मुझे यही उतार दीजिए। जाने पहचाने रास्ते को देखकर मीरा यकदम बोल उठी। मैं रास्ते में छोड़ने वाला नहीं हूँ। असद ने गाड़ी घर वाली सड़क पे मोड़ते हुए ज़ूमैनी लहजे में कहा और गेट के सामने गाड़ी रोककर हारन दिया ताकि कोई अंदर से खोल दे। मीरा ने कुफत से बंद गेट को घूरा। 2 घंटे तो ज़ाया हो चुके थे। गर्मी की शिद्दत अपने अरूज पे पहुंची हुई थी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उतर आई। असद इसे फिर छेड़ना चाहता था कि गेट खुल गया और हमीदा बेगम को देखकर मीरा की गोया जान ही निकल गई। कोई गलती न होने के बावजूद अपने मुजरिम होने का एहसास होने लगा और वो सब असद की वजह से हुआ था। इसने पलटकर खा जाने वाली नज़रों से इसकी तरफ देखा और सलाम का एहसान करती हुई आगे बढ़ गई। असद माँ से नजर चुराता हुआ गाड़ी पोर्च में ले गया। वो भी गेट बंद करके पीछे चली आई। हमीदा बेगम इतनी आला ज़र्फ नहीं थी कि इस बात को नज़रअंदाज कर देती। इन्हें तो इस बात का गुस्सा था कि वो खाने पे इसका इंतजार कर रही थी और वो सैरे करता फिर रहा था। असद गाड़ी लॉक करके आया तो इन्हें बरामदे में खड़े देखकर चौंक गया। अम्मी, जल्दी से खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी हुई है। असद ने इनके शाने के गिर्द बाजू रखते हुए लाड़ से कहा। तुम घर से तो अकेले गए थे? असद इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर शक में डूबे लहजे में पूछा। आया भी अकेला ही था अम्मी जी, वो तो पहले से खड़ी थी। असद ने सच का इरादा तर्क करके झूठ बोला। अच्छा, मालूम है, मैंने तुम्हारी सीमा खाला को लिख दिया है कि रूबी को बेच दें। घर की बेटी है, तुम दोनों एक दूसरे को देखभाल लोगे। वो मुतमिन होकर बड़ी फराख दिली से कह रही थी और असद के असाब तन कर रह गए थे। वो होंठ पीछे खामोश करा फर्श को घूरता रहा। हमीदा बेगम के दिल में खुदबुद होने लगी। इन्हें दाल में काला नजर आ रहा था। असद, मैं तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं? गहरी नजरों से देखते हुए बोली। फिलहाल मसलहत, असद ने आहिस्ता से कहा और अंदर चला गया। हमीदा बेगम इसकी पुश्त को घूर कर रह गई। खाने की मेज पे खिलाफे मामूल खामोशी रही। अयाज और शहाब अलबत्ता आपस में बातें करते रहे। फरहीन को भी माँ के इरादों की खबर हो चुकी थी। वो भी असद की तरह बेदिली से खा रही थी। असद जल्दी ही उठ गया। सारी दोपहर वो सोचता रहा। लम्हे तकलीफदा अंदाज में आगे बढ़ते रहे। वो खुद को बेबस नहीं समझ रहा था, बल्कि इसकी ख्वाहिश थी कि अम्मी अपनी खुशी से मीरा को इसके लिए मांगे। इसने खिड़की का पर्दा सरकाया। गुजरते वक्त ने सूरज की गर्मी को थका दिया था। साए लंबे हो रहे थे। एहसास हुआ और वह जल्दी से नहाकर सफेद कुर्ता शलवार पहनकर तारिक से मिलने चल दिया। तारिक बैडमिंटन की तैयारी में मसरूफ था। इसे देखकर खुश हो गया। अच्छा हुआ तुम आ गए हो, मैं अभी क्लब जा रहा था। चलो दोबारा अपनी गाड़ी में। तारिक ने दूसरा रैकेट इसके हाथ में देते हुए हुक्म दिया। यही खेल लेते हैं, तुमसे कुछ बातें करने को दिल चाह रहा है। असद ने सुस्ती से कहते हुए रैकेट को हवा में लहराया। बातें? तारिक चौंका। ओह, खूब याद दिलाया, मैंने भी तुमसे जरूरी बात करनी है। वो कहता हुआ कुर्सी पर देर हो गया। चलो पहले तुम ही सुनाओ। असद भी इसके सामने टिक गया। यार, मीरा कैसी लगी है? तारिक ने अचानक ही पूछा। क्या मतलब? असद ने ना समझने वाले अंदाज में इसे देखते हुए छिटक कर पूछा। तारिक थोड़ी देर के लिए रुक गया क्योंकि मुलाजिम मेज पे जूस के गिलास रख गया था। असद को ये चंद सेकंड बहुत तवील लगे। यार, मम्मी इसे मेरे लिए पसंद कर चुकी है, तारिक ने सिप लेते हुए इत्मीनान से बताया, जबकि असद गहरी सांस लेता कुर्सी में धंस कर बैठ गया। इसकी सोचती नजरें सुर्ख गुलाबों पर जम गई।
दूसरे दिन आजिब की फ्लाइट थी। आजिब काफ़ी देर से राहील को रिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ से कोई उठा ही नहीं रहा था। फिर इसने लैला को फ़ोन किया तो वो भी गायब थी। सुबह 8 बजे इसे जाना था और वो आज की रात इन तीनों से दिल भरकर बातें करना चाह रहा था। आखिर जब शाम का मलगजा अंधेरा गहरा हो गया तो वो फिक्रमंद सा राहील की तरफ चल पड़ा। काफ़ी देर से बेल बजा बजा कर थक गया था, अब तो परेशानी मजीद बढ़ गई थी। आखिर सब लोग गए कहाँ? बेलापी, अंकल, आंटी। वो खुले से बड़बड़ाया और फिर गेट खोलकर अंदर ही चला आया। सारे घर पे एक स्कूल सा तारी था। वो इधर उधर देखता आगे बढ़ता रहा, कोई भी तो नजर नहीं आ रहा था। फिर इससे पहले कि इस पे बचपन वाला आसिफ एक बार फिर हैवी होता, वो ड्राइंग रूम में चला आया। बड़ी सी मेज़ खाने वाली चीज़ों से पूरी तरह भरी हुई थी। दरमियान में एक बड़ी सी मोमबत्ती कमरे में छाए मलगजे अंधेरे को अपनी मध्यम रोशनी से कम कर रही थी। आसिफ पजल सा हो गया, बेख्तियार ही पेशानी ठंडे पसीने से भीग गई। हाओ! इससे पहले कि वो भागने का इरादा करता, सब एक साथ चीखते हुए बाहर निकल आए तो आसिफ उछल कर रह गया। क्यों? कैसी रही? राहील चहका। ये कैसा मजाक था? आजिम ने गहरी सांस छोड़ दी। सरप्राइज माय डियर, सरप्राइज। आज तुम्हारी अलविदाई पार्टी है। बड़ी पार्टी को आज कहीं जाना था। हमारे जहन ने, दिल ने ये प्रोग्राम बना लिया। राहील बड़े फख्र से अपना कारनामा सुना रहा था। अब ज्यादा फैलो नहीं। हाँ सनी, वो फलातून नजर नहीं आ रही। आजिब कुर्सी पे बैठता हुआ लैला के बारे में पूछने लगा। इसके कज़न आए हुए हैं, कल से इनके साथ ही मसरूफ है। सना ने मुंह बनाते हुए बताया। इसे पता नहीं कि कल मैं जा रहा हूँ। आजिब ने कबाब अपनी प्लेट में रखते हुए पूछा। क्या बात है, ये इतनी तफ्तीश किस सिलसिले में हो रही है? राहील ने इसकी तरफ देखते हुए मैंने खेज अंदाज में पूछा। तुम अपने जहन को इसी साइड पे रखो। इनफैक्ट मैं अब हम एक दूसरे के इतने आदी हो गए हैं कि मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अकेडमी में क्या करूँगा, दिल कैसे लगेगा। आजिब ने राहील का अंदाज समझते हुए वजाहत की तो राहील इसके बावजूद शरारत से हंस पड़ा। बहुत मीन हो तुम। आजिब भी हंसा। आजिब भाई, आप खत तो लिखा करेंगे ना? सना ने उदासी से पूछा। वाई नॉट बहना, खतों के सहारे ही तो ये वक्त गुजरेगा। आजिब गंभीर आवाज में बोला। अजीब उदासी सी फिजा में हो गई थी। और जिस पार्टी का आगाज उन्होंने बड़े खुशकुन अंदाज में शुरू किया था, इसका एहतमाम खासी अफसरदा अंदाज में हुआ और अगले दिन आजिब का कॉल के लिए फ्लाई कर गया। तीनों खाने वाले कमरे में आई। कमरे में मौजूद अफराद मुंतजिर नजरों से दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। सदफ के पाँव पल भर के लिए थमे। अतिया बेगम से अजीब शर्मिंदगी और खौफ महसूस हुआ था। इनका रवैया खासा सर्द किस्म का खुश्क था कि इससे चंद लम्हे गुजारना मुश्किल हो गए। सामने ही आतिफ अपनी तमाम तर वजाहत समेत अखबार लिए बैठा था। इनके बैठते ही वो भी इनकी तरफ मतवज्जा हो गया। नाश्ते के बाद आप लोग तैयार हो जाइए, मैं आपको आपके मामू के घर पहुंचा दूंगा। आतिफ ने इब्तदा करते हुए संजीदगी से कहा। भाई, आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं। इन्हें नाश्ता तो कर लेने दीजिए। शेफ इस दो टोक बात पे अपनी नाराजगी न छुपा सकी। और क्या भला इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगी? रबिया भी चुप न रह सकी। नहीं बेटा, लड़कियों को इतनी देर तक अपने घर से दूर नहीं रहना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इनके लिए बेहतर है। अतिया बेगम अपने मखसूस अंदाज में संजीदगी से बोली। सदफ से नवाला निकलना मुश्किल हो गया, जबकि शेफ और रबिया बार बार इसरार कर रही थी। दोनों ने एक एक स्लाइस और चाय के कप के बाद हाथ रोक लिए। ये क्या गजब कर रही हो? रबिया दबी दबी आवाज में चीखी। मैं नाश्ते में इतना ही लेती हूँ। सदफ ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और इन लोगों से माजरत करती हुई उठ गई। शेफ के साथ साथ आतिफ ने भी गौर इसकी तरफ देखा। दिलकश चेहरे पर झुकी सियाह पलके। इसे अपने फैसले पे तासुफ हुआ कि वो इन्हें यहाँ क्यों लेकर आ गया। शायद इसकी खुददारी पे चोट लगी थी। जरा भी तैयार होने का कहकर चली गई। बाकी सब भी जल्दी उठ गए। अतिया बेगम ने इस तब्दीली को नोट तो किया, लेकिन बोली कुछ नहीं। यार, ये खतून कुछ बदमिजाज सी लगती हैं। ज़ारा ने दरवाजे को लॉक करते हुए सदफ से कहा, जो बैग से अपने कपड़े निकाल रही थी। ब्राउन खद्दर का कढ़ाई वाला सूट और इसके हमरंग खूबसूरत सी शाल निकाल कर बैठ गई और हाथों से पाँव को गरमाइश पहुंचाने लगी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लगती है ना? ज़ारा ने फिर जबान खोली। इस बेतुकी बात का क्या जवाब दूं? मेरी तस्दीक से तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। सदफ चिढ़ गई। देखा, तुम पे भी असर हो गया ना? लड़कियां अलबत्ता अच्छी हैं और मेजर साहब तो बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी डिसेंट भी हैं। ज़ारा की ज़बान चालू हो चुकी थी। अच्छा, अब फजूल बातें बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाए। अब मजीद मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती। सदफ ने खुद ही उठकर इसके कपड़े निकाले और इसकी तरफ उछालते हुए संजीदगी से बोली। मैं तो जैसे सारी ज़िंदगी यहाँ रहना चाहती हूँ। ज़ारा नाराज़ हो गई। ओह प्लीज़, इस वक्त मेरी किसी बात को बुरा मत मानना, बस निकलने की तैयारी करो। सदफ ने मिन्नत बड़े लहजे में कहते हुए हाथ जोड़े और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद तैयार होकर रुखसत होने के लिए अतिया बेगम के पास आ गई। वो लाउंज में ही हीटर के पास बैठी थी। शेफ न जाने कहाँ थी। आप एक दिन और रुक जाइए ना, रबिया ने खलूस से कहा। तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? सदफ ने आहिस्ता से पूछा। बस आने वाला है, दुआ कीजिए अच्छे मार्क्स आ जाएं ताकि आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। रबिया ने इश्तियाक से दोनों को देखते हुए कहा। इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे, ज़ारा ने बुजुर्गाना अंदाज में कहा। वैसे चंद महीनों में शेफ आपा की शादी होने वाली है। मैं आपको कार्ड भिजवाऊंगी और आपको आना भी पड़ेगा। जल्दी से मुझे अपना एड्रेस लिखवा दीजिए। रबिया ने पहले से ही नोटबुक का एहतमाम किया हुआ था, झट सामने कर दी। लेकिन मैं तो कराची में रहती हूँ। सदफ ने टाला। नो प्रॉब्लम, हमारी डाक का सिस्टम बहुत जदीद हो गया है। दोनों जल्दी से लिख दीजिए, अभी आतिफ भाई बरामद हो जाएंगे। रबिया ने
तेज रफ्तारी से कहते हुए उजलत का मुजाहरा किया। सदफ को लिखते ही बनी। तभी शफक आतिफ के साथ चली आई। चले? आतिफ ने आते ही कहा, अच्छा आंटी जी, बहुत तकलीफ दी आप सबको। सदफ ने नदामत के साथ झुक कर कहा, नहीं बेटे, हमें तकलीफ कैसी, अलबत्ता तुम लोग आइंदा एहतियात करना, हर इंसान आतिफ नहीं हो सकता। अतिया बेगम ने इसके सर पर हाथ रखते हुए नसीहत की तो दोनों फिर से नदामत की एहसास में डूब गई। अगली मर्तबा सिर्फ हमारे घर आना। शफक ध्यान बैठाने के लिए फौरन बोल उठी। आतिफ पोर्च की तरफ जा चुका था। मैं तो अब कराची चली जाऊंगी, सदफ ने बाहर निकलते हुए बताया, लेकिन आना जाना तो लगा ही रहेगा। रबिया ने यकीन दहानी चाही। हाँ हाँ, ये हाउस जॉब यही करेगी। ज़ारा ने बड़े इत्मीनान से पुर यकीन लहजे में कहा। सदफ यूं मुस्कुराई जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे की बात पर मुस्कुराता है। ओके शफ, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये लफ्ज़ नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी इसी का सहारा लेना पड़ता है। रबिया, तुम इस कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेना। सदफ ने दोनों हाथ मिलाते हुए मोहब्बत से कहा और जीप का पिछला दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बैठ गई। ज़ारा ने भी इसकी तकलीद की। आतिफ भी माँ से इजाज़त लेकर चला आया। आना ज़रूर, रबिया ने चला कर कहा। जीप सुबह खरामी से आगे बढ़ चुकी थी। वो भी दोनों दूर तक हाथ खिलाती रही। दिन एक एक करके वक्त के थाल में गिरते रहे। एकेडमी में सबसे ज़्यादा ख़त और टेलीफोन आजिब के ही होते। इसके काफ़ी सारे दोस्त बन चुके थे। आजिब कॉलेज से वापसी पर सबसे पहले डाक देखता और रोज़ ही किसी न किसी का ख़त होता। आज किसका ख़त है? फैसल ने आजिब को डाक छांटते देखकर पूछा तो आजिब ने नफ़ी में सर हिलाया और साथ ही, किसी का नहीं, कोई गड़बड़ ना हो। तो आजिब ने नफ़ी में सर हिलाया और साथ ही बोला, किसी का नहीं, कोई गड़बड़ ना हो। कम मौन यार, एक दिन में ही घबरा गए, यहाँ तो हफ्तों गुजर जाते हैं। फैसल इसके साथ कमरे की तरफ बढ़ता हुआ लापरवाही से बोला, तुम तो आदी होना, जबकि मुझे आदत सी पड़ गई है रोज़ एक खत वसूल करने की। आजिब के लहजे में सोच उतर आई। तो फिर ऐसा करो, घर फ़ोन कर लो, फैसल ने मशवरा दिया। गुड, ये तो मैं भूल ही गया था। आजिब ऐसे चहका जैसे वाकई ये बात जानता ही ना हो, लेकिन इसके लिए तो शाम का इंतजार करना पड़ेगा। इससे सेंटर की पाबंदी याद आ गई तो मुंह फिर लटक गया। बी ब्रेव यार, मुझे तो तुम कहीं से भी आर्मी मैन नहीं लग रहे हो। इतने कम हौसला। ओह, कहीं अब समझ में आया। फैसल इसे सर्जिश करता हुआ एकदम मैनीखेज अंदाज में कहकर इसकी तरफ देखने लगा। एक तो तुम लोग इतनी जल्दी पटरी क्यों बदल लेते हो? कोई और मौजू नहीं मिलता? बस फौरन आजिब झुंझला कर बोला, इजी इजी, मैं तुम्हारी बात का इसलिए बुरा नहीं मानूंगा। इस वक्त तुम डिस्टर्ब हो, चलो अब जल्दी करो, लंच के बाद फिर गेम के लिए भी जाना है। फैसल जल्दी जल्दी बोलता हुआ अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा। आजिब हज्जल सा हो गया। इसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। और फिर शाम को गेम से वापसी पर फ़ोन के करीब चला आया। इसने घर के नंबर डायल किए, काफ़ी देर तक रिंग करता रहा, किसी ने नहीं उठाया तो रहील के नंबर मिलाए। दूसरी तरफ रहील ही था। क्या बात है यार, ना तो किसी ने खत लिखा और ना ही अब घर पे किसी ने फ़ोन उठाया। खैरियत तो है ना? इसने छूटते ही परेशानी से पूछा। इजी यार, सब खैरियत है, अलबत्ता। वो दानिस्ता रुक गया। अलबत्ता क्या? ये भी कोई वक्त है सस्पेंस का? आजिब चिढ़ गया। अलबत्ता ये कि जवाद बाई लव मैरिज में कामयाब हो गए हैं। रहील ने रुक रुक कर बताया तो रिसीवर पे उंगलियों की गिरफ्त मजबूत हो गई। कब की बात है? इसने की निक्कियों से ऑपरेटर की तरफ देखते हुए आहिस्ता से पूछा। मेरा ख्याल है शायद परसों की। रहील ने सोचते हुए बताया। सब खैरियत है ना? मेरा मतलब है। आजिब रुक गया। बज़ाहिर तो सब ठीक है, मगर राहील इसका मतलब समझ गया था। अलबत्ता अपना जुमला पूरा करने से ग्रेस किया। आजिब ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। पहले तो दिल चाहा कि घर दोबारा फ़ोन करे, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया और सुस्त कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। इसे अच्छी तरह अंदाजा था कि मम्मी डैडी के जज्बात क्या होंगे। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई बुराई नहीं। बेख्याली में आवाज़ कुछ ज़्यादा ऊंची निकल गई थी तो वो खुद ही चौंक गया। जी क्या फरमाया आपने? किस बात में कोई बुराई नहीं है? फैसल न जाने कब से इसके साथ चल रहा था, लेकिन इसे एहसास तक न हुआ था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुँह से निकल गया। आजिब ने लापरवाही जाहिर की। समथिंग इज़ रॉन्ग? फैसल ने दोबारा पूछा। नहीं यार, अभी घर फ़ोन करके आया हूँ। खैरियत है। तुम कहाँ से आ रहे हो? आजिब ने फ़ौरन से सवाल कर दिया। ये देख रहे हो राइफल? इसे उठाकर पूरे 50 चक्कर लगाए हैं। बाय गॉड, थकन से बुरा हाल है। फैसल को एकदम ही अपनी हैयत गुजाई याद आ गई तो लहजे में थकन से मुँह कर बोला, क्यों, गलती क्या हुई थी तुमसे? आजिब धीमे से मुस्कुराया। राई के दाने के बराबर कसूर हुआ, वो ये कि सिर्फ सीनियर के सामने से गुजर गया था। फैसल ने मुंह बनाकर जवाब दिया और फिर एकदम आजिब के पीछे हो गया। क्या हुआ? आजिब इसकी तरफ घुमा। यार, अभी वही सीनियर साहब गुजर कर गए हैं। फैसल ने मसनूई खौफ से लड़ते हुए कहा और जल्दी से कमरे में घुस गया। चंद दिनों की छुट्टियां हुई तो आजिब ने 2-3 जोड़े कपड़ों के बैग में ठूंसे और तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। अब तुम सीधे घर जाओगे? फैसल ने अपना बैग तैयार करते हुए पूछा। जाहिर है, इसके अलावा कहाँ जाऊंगा? आजिब को इस वक्त इसका रुकना बहुत बुरा लगा था। मेरा ख्याल है इन दिनों तुम्हारे शहर की सैर की जाए। क्यों, चलूं क्या? फैसल दानिस्ता इसके साथ जाना चाह रहा था कि इसके अपने घर में किसी को भी इसका इंतजार नहीं था। ओह श्योर, व्हाई नॉट? मैं तो खुद तुमसे कहने वाला था। आजिब को भी खुश अखलाकी का सबक याद आ गया। थोड़ी देर बाद दोनों बातें करते हुए तेज कदमों से गेट की तरफ जा रहे थे। खुदा करे घर का माहौल अच्छा हो। आजिब ने दिल ही दिल में दुआ की। वो फैसल के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। तुमने बताया नहीं है सर, तुम्हारी तो वो कज़न है। तारिक ने फिर इसे मुखातिब किया। क्या पूछना चाहते हो? सूरत तो तुम इसकी देख ही चुके हो। इसके अलावा वो संजीदगी से कहता हुआ रुक गया। डैम इट, तुम क्या समझ रहे हो? तारिक ने हफ्की से इसे देखा। वो अच्छी तरह जान गया था कि असर क्या कहना चाहता है। तुम भी इसे पसंद करते हो? असर ने बहुत मध्यम आवाज़ में पूछा कि तारिक बमुश्किल सुन पाया। नहीं यार, मेरा
अभी ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो मम्मी इसलिए कह रही हैं कि मीरा इनकी दोस्त की बेटी है। ज़हरा आंटी से मम्मी को बहुत मोहब्बत है, वो इन्हें इस इकलौते बोझ से आज़ाद करना चाहती हैं, बस इतनी सी बात है। तारिक ने बड़े सुकून से इसे तफसील बताई तो असद ने सीने में दबी हुई बेइत्मीनान सांस को आज़ाद कर दिया। इसे इस वक्त तारिक बहुत मासूम और प्यारा लगा। यानी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी मीरा से हो या किसी और से? असद ने बगौर तारिक की तरफ देखते हुए बशाशत से पूछा। भाई मैं इस किस्म का बंदा नहीं हूँ, दिलो दिमाग काबू में रखता हूँ, अलबत्ता मुझे तुम में किसी चीज़ की कमी लग रही है। तारिक ने कहते हुए शरारत से असद को देखा तो वो खुशदिली से हंस पड़ा। यार बड़ी मुश्किल से रकीबो रोज सिया बनते बनते रह गए हो। वो हंसी के दरमियान कहता हुआ खड़ा हो गया। मैं भी कहूँ, यकदम चेहरे की सुर्खी कहाँ गायब हो गई। ऐसा कमजोर दिल फौजी मैंने पहली मरतबा देखा है। तारिक ने इसे छेड़ा। मीरा ने जंग में इस फौजी के हौसले को देखना। असद ने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए सफाई पेश की। आखिर दोस्त किसके हो? तारिक ने अपनी तरफ इशारा किया तो असद जोर से हंस पड़ा। अच्छा अब आंटी को मना कर देना कि किसी गलत इरादे से हमारे घर कदम ना रखें। असद ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में धमकी दी। वो तो जरूर जाएंगी, तारिक ने मजे से कहा। कत्ल कर दूंगा यहीं। असद इसकी तरफ लमका। ओह अहमक गधे, अगर लड़का इनकार कर दे तो लड़की की तौहीन होती है, जबकि लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि मीरा खुद इनकार कर दे इस रिश्ते से। मैं तुम्हारी खातिर हर जिल्लत बर्दाश्त कर लूंगा। तारिक ने भी दिल पे हाथ रखते हुए दर्दनाक अंदाज में इसकी नकल उतारी तो असद हंसता हुआ इसके गले लग गया। थैंक यू यार। असद ने जोश और मोहब्बत से इसका हाथ दबाते हुए कहा और गाड़ी उड़ाकर ले गया। आसमान का रंग खासा गहरा हो चुका था जब वो घर पहुंचा। इसका दिल चाह रहा था कि इसी वक्त मीरा से बात कर ले। वो इसे टेरेस पे रखे गमलों में पानी देती हुई नजर आई, लेकिन फिर इरादा बदलकर अंदर चला गया। इसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रात के खाने के बाद हमीदा बेगम से टहलने के बहाने साथ लेकर बाहर निकल आई। इधर उधर की बातों के बाद उन्होंने जिक्र छेड़ दिया। आज तारिक की अम्मी का फोन आया था। वो मीरा को तारिक के लिए मांगना चाहती हैं। इनका लहजा अजीब सा था। आपको कोई इतराज है? असद ने किसी ख्याल के तख्त पूछा। जाहिर है इतराज की तो बात है। भला इन्हें मेरी फड़ी नजर नहीं आई? क्या कमी है इसमें? भाई मुझसे मशवरा मांगा तो साफ इनकार कर दूंगी। हमीदा बेगम इस तल्ले से बोली कि असद जोर से हंस पड़ा। अम्मी वो सिर्फ राय मांगेंगी, फैसला तो खुद ही करेंगी। असद ने जैसे समझाया। क्यों, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी ऐसे ही अमीर घराने में जाए। हमीदा बेगम की वही आम माओं वाली सोच थी। अगर आप मेरी बात माने तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। असद ने अपने मतलब पे आते हुए इब्तिदा की। कौन सी बात? लेकिन कोई गलत तरीका ना हो। हमीदा बेगम ने गोया इसे इजाजत दी। बज़ाहिर तो नहीं है। खैर अम्मी, अगर आप आंटी से पहले बात ही कर लें। असद ने रुकते हुए बहुत झिझक कर अधूरी सी बात कह डाली जो हमीदा बेगम को खासी तलख और नागवार गुजरी। गोया अभी ने ये जुआ खेलना पड़ेगा, यानी एक हाथ लो और एक हाथ दो। मेरा ख्याल है अब वापस चले। असद इन्हें सोचने का मौका देना चाहता था। इनके शाने के गिद्ध बाजू लपेटे वापसी के लिए मुड़ गया। ज़हरा भला क्यों इनकार करने लगी? इसे और क्या चाहिए? हमीदा बेगम ने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक सोचते हुए नुक्ता निकाला। मीरा कर देगी, आप परेशान ना हो। असद ने इनके नरम लहजे पर उबलती खुशी को रोकते हुए तसल्ली दी। वो अपनी माँ का कहा कैसे टालेगी? हमीदा बेगम हनूज ना उम्मीद थी। चलिए मैं खुद मीरा से बात करूंगा। असद ने बड़ी फराख दिली से अपनी खिदमत पेश की तो वो भी कुछ पुरसकून होकर अपने कमरे में चली गई। बेटी के सुख के लिए वो ज़हरा से खफगी बला बैठी। दोनों माँ बेटा अपने तौर पर अपनी अपनी मर्जी का फैसला करके मुतमिन हो चुके थे। अलबत्ता असद फिलहाल यकीन व बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला था। रात के 10 बज चुके थे। मीरा खाली नजरों से टीवी की स्क्रीन को घूरे जा रही थी। ज़हरा और उस्मान सो चुके थे। इनकी नजरों में वो लम्हात और अल्फाज गुम रहे थे जो असद के संग गुजारे थे। न चाहते हुए भी इसका दिल असद के तस्वुर से डरक उठता। भला इतनी जल्दी कैसे वो इसके लिए संजीदा हो गया, जबकि इसने कभी असद की हौसला अफजाई नहीं की थी। जितनी जल्दी बूत चढ़ता है इतनी जल्दी उतर भी जाता है। इसके जहन में सारा के अल्फाज गूंजे, लेकिन असद तो फलट नहीं लगता। इसने खुद से कहा, असद तुम्हें खुदा समझे नींदें खराम कर दी हैं। वो अपने आप को कोसती नामल पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर में पलकें नींद के बोझल से बारी होने लगी तो टीवी बंद करके उठना ही पड़ा। सुबह का आगाज इसे हमेशा से ज्यादा अच्छा लगा। नमाज पढ़कर इसका दिल चाहा नंगे पांव नरम नरम घास पे चले। इसने खिड़की का पर्दा सरकाया। सारा आलम सोया हुआ लग रहा था, अलबत्ता रंग बिरंगे ताज़े खिले फूलों और परिंदों के चहकार ने गोया इसे दावत सैर दी। वो ज़हरा को नमाज के लिए उठाकर चुपके से लॉन में चली आई। चप्पल एक तरफ उतारकर गीली घास पे चलने लगी। जहन इस वक्त हर सोच से आज़ाद था। काश वो यहाँ घंटों वक्त गुजार सकती। इसने नीले आसमान पे परिंदों की कतार को उड़ते देखकर ख्वाहिश की, या फिर ताई अम्मा इनके लिए भी मोहब्बत बड़ा दिल रखती। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में उलझन सोचें बसेरा करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशन किरणें आसमान की नीलाहट को कम करने लगी। इसे भी नाश्ते की तलब हुई तो वो इस जगह पर आ गई जहां अपनी चप्पल उतारी थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इस जगह को देख रही थी। इसकी चप्पल गायब थी। कहाँ चली गई? बुड़बुड़ाते हुए नाजुक पौधों के बीच देखने लगी। वहां से होती हुई चारों जानब लगी बर में पंजों के बल झांका। अचानक ही 2 स्याह स्लीपर नजरों के सामने आ गए। मीरा दरकते दिल के साथ खड़ी हो गई। सामने ही असद गाउन की जेबों में हाथ डाले उलझे बालों के साथ खड़ा था। क्या खो गया है? सफेद दुपट्टे के हाले में इसके गुलाबी चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा। चप्पल न जाने कहाँ गायब हो गई है। इसने बड़ी मासूमियत से शिकायत की। हो सकता है सांप घसीट कर ले गए हों। असद ने बड़ी संजीदगी से कहा।
सांप? मीरा की जान निकल गई। इसने जल्दी से अपने नंगे पैरों को देखा। वो जो पुराना बरगद का दरख्त है ना, कोने में इसकी जड़ों में इनका ठिकाना है, आओ वहां देखें। असद ने दूर कोने वाले दरख्त की निशानदही करते हुए अपनी खिदमत पेश की। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं इसी तरह चली जाती हूँ। मीरा ने इसकी कुर्बत और किसी की आमद के डर से घबराते हुए इनकार कर दिया और अपने पैरों को हरकत दी। चलो मैं खुद ही ले आता हूँ, असद इसरार किए बगैर कहता हुआ इसी की तरफ चल पड़ा। मीरा घबरा कर पलटी। असद भाई प्लीज रहने दीजिए, मेरे पास काफी जूते हैं। मीरा ने परेशान आवाज में कहा तो असद होंठों में मुस्कुराहट दबाई इसकी तरफ मुड़ा। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, अगर मंजूर है तो मैं वापस आ जाता हूँ, वरना। असद ने धमकी दी। मीरा ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। असद भी पुरउम्मीद नजरों से इसी की जानब देख रहा था। मंजूर है, इसने सर झुकाते हुए गोया हार मान ली। लेकिन ये बातें फारिग वक्त में होंगी। असद फैल गया। वो भी आप ही बता दें। मीरा जैसे थक गई थी इस तमहीद से। मैं इधर ही आ जाऊंगा, तुम बस शाम की चाय तैयार रखना। असद ने खुशकुन प्रोग्राम इसे बताया। मीरा जाने लगी तो पैरों से टकराने वाली चीज को देखने लगी। इसकी चप्पलें नीचे ही पड़ी हुई थी। इसे अपनी बेखबरी, हमाकत और असद पर एक साथ गुस्सा आ गया। असद हंसता हुआ इसे हाथ मिलाता हुआ बरामदे में गायब हो गया तो वो भी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जिस वक्त वो लोग पहुंचे, सूरज का सुनहरा उजाला धीरे धीरे मगरिब की ओट में छुप रहा था। ठंडी ठंडी हवा के नरम झोंकों ने इनका इस्तकबाल किया। तो ये है रोशनियों का शहर, फैसल ने एक एक करके रोशन होने वाले ट्यूबलाइट्स को देखते हुए खुशदिली से कहा। इससे पहले कभी नहीं आई यहाँ? आजिब ने टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ते हुए पूछा। नहीं यार, बिल्कुल फर्स्ट टाइम निकला हूँ।